सीएपीएफ एसी 2022 मिशन 250 प्लस में डे 26 में आज हम नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। ऑलरेडी आपको डे 21 में 10 ऐसे, डे 22 में 10 आर्गुमेंट, डे 23 में आपको 10 रिपोर्ट्स के टॉपिक दिए थे। तो इसमें आपको डे 26 में 10 आपका ऐसे, 10 फिर आपका डे 27 में 10 आर्गुमेंट और डे 28 में आपके 10 रिपोर्ट्स के टॉपिक होंगे। तो 30 प्लस 30 60 इधर हो जाएगा और ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 40 के करीब आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, जो डेली डेली पे ये बेसिस पे दे रहे थे। तो अब इधर आपका एक तरह से डे 28 तक में आपको 100 करीब टॉपिक हो जाएंगे। तो इन 100 टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑलमोस्ट आपकी चीजें जो है डायमेंशंस कवर हो जाएगा। कभी मैं ये नहीं बताता हूं कि यही टॉपिक आएंगे। कभी भी इस बात से हमेशा रहो कि आप चेंजेस के लिए तैयार रहो, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है चीजें आपको कवर हो जाएगी, थीम आपको कवर हो जाएगा। तो जो भी आपने अब तक जो है सारे इसको देखो। और कभी भी किसी भी वीडियो को देखते हो, किसी भी टीचर का देखते हो, मैं अपना ही नहीं कहूंगा, यदि आप पूरा किसी चीज का एडवांटेज लेना चाहते हो तो सबको प्रॉपर देखो। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, क्यों सही से नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को पूरा प्रॉपर तरीका से नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं ना, स्विमिंग ऑन द चैनल्स एंड ऑल, जैसे टीवी पे रिमोट से चेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ ठीक है 2 मिनट देखे और बस हो गया। किसी को भी आप फॉलो कर लो, अपना प्रॉपर तरीका से करो, उस पर टाइम दो। तो जो टॉपिक्स जैसे हमने 100 बोला था, तो मैं 100 आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो 10 तक आप ऑलरेडी उसमें देख चुके हो, और इनफैक्ट जो वन डेली डेली बेसिस पे दो दो टॉपिक्स मिल रहे थे वो ऑलरेडी आपने देखा ही था। तो टॉपिक नंबर 11 आज है कि सेविंग नेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ अस। जो वर्तमान समय में है, प्रकृति को बचाना हमारे लिए सामने जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हो। लॉट ऑफ टाइम जैसे हीट वेव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बारिश इरेगुलर रूप से रेन हो रहा है, या सी लेवल राइज हो रहा है। तो जो नेचर है उसको सेव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके इंस्टिंक्ट हो रहे हैं। तो ये सारे चीजों को देखते हुए अब इस चीज पर हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। वी कैन नोट वेट। यस, बहुत सारी धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन टेक्नोलॉजी कितना भी रखोगे, प्रॉपर यदि आप प्लांट्स नहीं आपके पास रहेंगे, ट्री कवर नहीं रहेगा, आप कभी भी देखो अर्बन एरिया या जहां भी जब बहुत ज्यादा गर्मी, खास करके गर्मी के मौसम में पड़ता है, तो लोग हर कोई पेड़ की छांव को ढूंढते हैं। इवन अर्बन एरिया में मैं देखता हूँ कभी कभी कि रेड लाइट यदि है तो कोई भी कोशिश करता, अच्छा आसपास पेड़ है तो वही अपना बाइक को रोक देता है। ठीक है, जिनके पास कार है तो वो ऑलरेडी आप एसी चलाए हुए हो। लेकिन ये एक समस्या का समाधान तभी होगा जब आप एसी ले रहे हो। तो एसी का हमेशा समस्या समाधान नहीं कर सकते हो ना। यस, हो सकता है आपके पास इतनी क्षमता हो, लेकिन सबके पास तो इतनी सुविधाएं नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि राउंड द क्लॉक एसी में रहे। आपको काम करना पड़ेगा। और जो पुअर पीपल हैं, तो जो पुअर फेस द ब्रंट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज एंड अदर, तो प्रकृति को सेव करना इस समय हमारे लिए सबसे जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, जो टॉपिक नंबर 12 है, इसमें वॉर क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें बोलोगे कि ऑल इन द सेंस है कि क्या कुछ लोग के लिए तो फायदा, तो वो एक्सेप्शन है, वो म्यूनिस्कल है। एकदम मान के चलो कि 0.1%, 0.05% हो सकता है उतने लोग हों जिनको फायदा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्री जो हैं, कुछ बिजनेसमैन जो हैं, वो अपना वेपन सेल करते हैं। यदि महंगाई होती है तो उनको मजा आता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो दे आर फ्यू एक्सेप्शंस हैं। ओके, अदरवाइज वॉर क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सबके लिए समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे आप सपोज सेना में जाना चाहते हो कोई भी, तो एक सेना में क्या है, पैट्रियोटिज्म है, एक यूनिफॉर्म का जो फीलिंग है कि यस आई एम इन अ यूनिफॉर्म जॉब। लेकिन वही किसी का जब युद्ध होगा तो कुछ लोग जो शहीद होंगे, कुछ लोग दिव्यांग हो जाएंगे। तो ये क्या, उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके नियर एंड डियर, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। या फिर
पुअर पीपल है उसको सारी चीजें महंगी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, कहीं आने जाने में प्रतिबंध होता है। अब जस्ट सोचो कि रसिया यूक्रेन में प्रॉब्लम हुआ, अभी वॉर चल रहा है, लेकिन इंडियन यूथ का समझ सकते हो कि जो लोग वहां फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट या जो फैमिली मेजोरिटी आपके स्टूडेंट्स थे, तो जो फंसे हुए थे तो समझ सकते हो कि आपके लिए खाना नहीं मिल रहा है, आपके लिए बहुत सारी पानी सही से नहीं मिल पा रहा, लोग बर्फ को यूज करके, फिर उसके बाद आप कभी भी बाहर कहीं बॉम्ब गिर रहा है, तो एक जो समस्याएं हैं, तो जो वॉर है, वॉर क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और इस वजह से जो मॉडर्न टाइम में जो भारत, जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, वो प्रॉब्लम सबके लिए क्रिएट करता है। जो पर्सन, जिस सोचो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अपना वो पढ़ाई कर रहा, या एक 4 इयर्स का बच्चा है, उसका युद्ध से, वॉर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि उसके माँ बाप हार्डशिप फेस करते हैं तो उस बच्चे को भी हार्डशिप फेस करना पड़ेगा। सोचो श्रीलंका का जस्ट एक एग्जांपल लो कि वहां वॉर नहीं हुआ, लेकिन वहां इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ, तो सोचो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उस कंट्री के पास पेपर नहीं थे और पैसे नहीं थे कि उसको इंपोर्ट करा पाए, अब करे। अब समझ सकते हो कि क्या समस्या, तो ये एक नॉर्मल समस्या थी, लेकिन वॉर के सिचुएशन में कितनी दिक्कत होती है। तो ये वॉर जो है, ये इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बैड ड्रेनेज सिस्टम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आर अर्बन एरिया। ये जो अर्बन एरिया है, अब एक देखोगे हो सकता है ऐसे ये रहे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आर अर्बन एरिया, लेकिन बैड ड्रेनेज यहाँ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ आपका है, किसी ने सर्टिफाइड कर दिया है कि बैड ड्रेनेज सिस्टम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। किसी भी चीज को जब आता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जब आता है, तो उस चीज को आपको हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कोई मूवी रहेगा तो महात्मा गांधी से अधिक दिखाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो महात्मा गांधी से ऊपर हो गए, या फिर मान के चलो कि किसी और पर्सन को दिखाया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को, यदि किसी मूवी में स्पेसिफिक टारगेट रहे या किसी बुक में, तो राजेंद्र प्रसाद पर ही रहेगा। तो कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं ना कि ये सबसे महान थे। तो सेम सिचुएशन जो हमारे अर्बन एरिया हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इस टॉपिक में आपको जस्टिफाई करना है कि बैड ड्रेनेज सिस्टम जो है बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अब हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहे, तो वो आपका हो सकता है किसी टॉपिक में रहे ट्रैफिक कंजेशन जो है, वो आपका बिगेस्ट मेनांस है, तो वो आपको उस सेंस में लिखना होगा। अब यहाँ बैड ड्रेनेज सिस्टम है, तो बैड ड्रेनेज सिस्टम को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि यस, बैड ड्रेनेज सिस्टम जो है अर्बन एरिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के चलते बहुत सारी समस्याएं होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 14, इसमें टेक्नोलॉजी मस्ट बी अनबायस्ड इन इट्स यूज। तो जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का निष्पक्ष का मतलब ये नहीं है टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई बायसनेस क्रिएट नहीं करता है। बायसनेस जो है हम इसके यूज में सोसाइटी एक तरह से क्रिएट करता है, जो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब किसी टेक्नोलॉजी को कम्प्लेक्स यदि आप बना देते हो, तो जो पर्सन, मान के चलो कि हम डिजिटल डिवाइसेस को लेते हैं, किसी डिजिटल डिवाइसेस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दे, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हर कोई उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि उसी टेक्नोलॉजी को इजी बना दिया जाए, इजी रहेगा तो सबको यूज कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल एक तरह से आज लो कि जो लोग टेस्ट लिखते हो, या तो वो क्या करते हो कि आप अपना पेज पे लिखते हो A4 साइज, या फिर जो मैं सीट देता हूँ उस पर, डिपेंडिंग ऑन जिनको जो अच्छा लगता है, तो वो लिखते हैं। लिखने के बाद आप उसको क्या है, स्कैन करके सेंड करते हो। रिसेंटली एक स्टूडेंट था, बोला कि सर मैं जाता हूँ दुकान में और स्कैन करवा करके। मैं बोला डियर, जब हमारे पास इजी अवेलेबल ऐप है तो फिर दुकान में क्यों जाओगे और उसके लिए पैसे क्यों दोगे? अपने मोबाइल से उसको स्कैन करो और उसको हमें सेंड करो। तो ये चीजें क्या है, एक जो आपके पास उपलब्ध है ना आज की मोबाइल में, इजिली आप उसको स्कैन कर सकते हो, किसी भी चीज को आप स्कैन किए और स्कैन करके इजिली सेंड कर सकते हो। तो कोई भी चीज है, कोई भी समस्या है आपका, यदि
उसको इजी वे में एक हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वे में। तो जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसका जो यूज होना चाहिए अनबायस होना चाहिए, ताकि जो वेल टू डू सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको फायदा हो। क्योंकि कभी भी जो कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो वैसी बात है जो एलिट क्लास है सबसे पहले एक तरह से वो यूज करते हैं, धीरे धीरे करके वो आपका सोसाइटी में जाता है। बेस्ट एग्जांपल मोबाइल का ही लो। एक समय था जैसे आप अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यदि आपका 21-22 ईयर्स एज है, तो इसका मतलब है कि आप 2004-5 में बहुत छोटे थे, आपको इन चीजों का शायद बहुत आइडिया ये था ही नहीं। अब मैं फॉर एग्जांपल देखता हूँ 2006, एक तरह से 2006 में हमने अपना फर्स्ट टाइम मोबाइल अपना खरीदा। 2005 से मोबाइल यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे साथ जो रहते थे उनका था, तो उनका यूज जनरली करता था। फिर 2006 में फॉर एग्जांपल बना लिया। उस समय ये नहीं था कि कौन सा मोबाइल, बस ये होना चाहिए था कि एक नोकिया का सिंपल सा मोबाइल होना चाहिए। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मोबाइल फोन अपने पास होना चाहिए। तो उस समय आप, लेकिन अब उस समय भी देखो सब लोग मोबाइल नहीं रखते थे। उस समय क्या है, बहुत बार होता था, ठीक है किसी किसी लिमिटेड के पास ही होता था, तो लिमिटेड लोगों को ही आप कॉल कर सकते हो। आज के डेट में किसी के पास घर में शायद हो सकता है 500 बैलेंस कैश ना हो, लेकिन मोबाइल फोन सबके पास होगा। तो जो प्रौद्योगिकी है, जिसका इसका यूज जो है अधिक से अधिक जितना आपका निष्पक्ष होगा, सोसाइटी उतना ग्रो करेगा। जैसे अभी अर्बन एरिया में आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होता है, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो ये अर्बन रूरल डिवाइड ये क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट भारत नेट के थ्रू जो है ऑप्टिकल फाइबर हर जगह, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो जितना ये अनबायस्ड होगा सोसाइटी के लिए उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15, व्हेन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स आर नोट बिहाइंड बॉयज। अब इसमें क्या है कि नोट बिहाइंड बॉयज है, इसका मतलब है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं दे रहे हो। और जहां अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपकी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हैं। और बहुत सारे में, चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे फिर अभी रिसर्च में हो, चाहे आपके डिफेंस में हो, बहुत जगह जो है महिलाएं जहां भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो अपना योगदान दे रही हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो जरूरत इस बात का है कि हमें उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। एक जो भी आपका सपोज लोकल आपके जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें एक अच्छा ये है कि सपोज मिनिमम 33% रिजर्वेशन किया गया है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने हैं 50% अपने यहाँ कर दिया है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उनको अपॉर्चुनिटी पहले देंगे, एटलीस्ट खड़ा होने के लिए उनको मौका देंगे, तो वो आगे आएंगी। अभी एक तरह से चलो देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली है, और फर्स्ट जो है शेड्यूल ट्राइब्स के सेक्शन से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। तो ये आपका है। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव एफर्ट्स कैन रूट आउट द मीनास ऑफ करप्शन। तो जो करप्शन है, एक तरह से करप्शन आज की डेट में हाउस होल्ड नेम बन गया है। तो ये जो आप देखते हो अभी, जैसे रिसेंटली आपने देखा, ये ऐसा नहीं है चूंकि कि आप इसके चलते, ये एक एग्जांपल जस्ट है कि अभी पार्था चटर्जी आपके जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, उनको करप्शन के केस में जो है अरेस्ट किया गया। फिर उनके और सहयोगियों को डिफरेंट प्लेसेस पे रेड पड़े, और ये या फिर आईएएस ऑफिसर या बहुत सारे लोगों को धीरे, तो ये जो है आप सोचोगे कि ईडी है या बहुत सारे जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट, या ये सिर्फ ये सोचेंगे, या फिर एसीबी है एंटी करप्शन ब्यूरो, तो सिर्फ ये करेंगी तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक्चुअली जब तक हम समाज के हर लोग कोशिश ना करेंगे, जिस दिन एक ये सिचुएशन हो जाता है ना कि ये हमारे पड़ोसी हैं और ये करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं, और कुछ आदमी प्रूफ दे करके इस सिचुएशन को यदि आता है, या किसी के पेरेंट्स हैं करप्ट हैं, ऑब्वियसली है कि कोई करप्ट पर्सन है, तो किसी ना किसी का सपोज भाई है, किसी का माता है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, कोई भी है। एटलीस्ट ऐसा नहीं है ना कि जो करप्शन करने वाले वो अलग प्रजाति के जीव आते हैं, नहीं, ये हमारे और आपके बीच में से ही है।
तो सोसाइटी के सो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो यदि शामिल हो इस चीज में, तो इसको खत्म आसानी से किया जा सकता है। जस्ट आप किसी मूवी में वगैरह में देखोगे या जो भी है कि कभी कभी है ना कि बच्चे बोलते हैं कि पापा ये क्यों कर रहे हो, मेरे पास कम पैसे रहेंगे, हम उसमें खुशी से जी लेंगे, लेकिन ये करप्शन क्यों कर रहे हो, आपकी बदनामी या जो भी है, बहुत सारी मूवीज आप देखोगे। लेकिन वो रियल लाइफ में जब ये चीज आने लगेगा, कोई भी बच्चा जब ये बोल देगा कि ठीक है मुझे एयर कंडीशनड नहीं चाहिए, मुझे महंगी गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, मैं साधारण कपड़े में जी लूंगा या जी लूंगी, आपको इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए ही ये कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं पैसे ये, तो वो शायद अब ये लगेगा कि गांधीवादी हम ज्ञान दे रहे हैं। ये आपको ऐसे में इस ढंग से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ, इवन इफ यू आर हैविंग सम कनेक्शन विद समथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में है वो वैक्यूम में तो नहीं आ रहा है। तो जिस समय ये चीज है तो आपको ऐसे लिखना है, तो वो गांधीवादी और इस ढंग का आपको प्रेजेंट करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 17, इंडियन आर्म फोर्सेस वांट यूथ्स हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस। जो भारतीय सशस्त्र बल ऐसे युवाओं को चाहते हैं जो संकीर्ण मानसिकता से पीड़ित न हो। दैट्स मीन आपने देखा अभी जैसे यस्टरडे आई थिंक फर्स्ट जो आपका अग्निवीर स्कीम है, तो उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शायद एग्जैक्ट मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ा, लेकिन जस्ट मैंने सिर्फ हेडलाइंस देखा कि ये कल के लिए आपका 24 जुलाई को शायद कानपुर या कुछ और शहरों में उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ अग्निवीर स्कीम के तहत। यानी जो 4 इयर्स यानी 75% जो है वो 4 इयर्स के लिए जाएंगे, बाकी 25% जो है वो उनको फिर फर्दर कंटिन्यू किया करेंगे। वो उनकी बिलिंगनेस, फर्स्ट तो बिलिंगनेस के आधार पे अब सब बिलिंगनेस हो जाएंगे। मान के चलो कि 25% ही बिलिंग है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सारे के सारे ऑब्वियसली है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी है, एक्सेप्शन फ्यू को छोड़ करके सब के सब बिलिंग होंगे। तो फिर उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा या फर्दर टेस्ट या व्हाट्सो एवर प्रोसेस ये होगा। तो उसमें से जो देखोगे कि बहुत जगह वायलेंस हुआ, बहुत जगह आगजनी हुआ, बहुत जगह आग लगा दिया गया, बहुत जगह प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उसमें आर्म फोर्सेस के कुछ आला अधिकारी थे, कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे यूथ की जरूरत नहीं है जो अपने ही देश की प्रॉपर्टी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। तो ऐसे यूथ हमें नहीं चाहिए। तो जो भी आप सशस्त्र बलों में जा रहे हैं तो सिर्फ उसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। अब फॉर एग्जांपल एक चीज मानो कि जब आप अपने डिफरेंट काउंटर पार्ट्स को देखते हो, जैसे कोई यूथ सपोज 17.5 ईयर या 18 ईयर्स में, मैं समझता हूँ कि 18 ईयर्स के एज में यदि वो चला गया, 18 ईयर्स के एज में यदि उसकी रिक्रूटमेंट हो गई, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, तो वो 4 ईयर्स यानी 22 ईयर्स होगा, या 19 ईयर्स में हुआ तो 23 ईयर्स होगा। अब 23 ईयर्स में आप हो रहे हो, 23 ईयर्स में यदि आप रिलीव भी हो रहे हो, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो बिलीव मी डियर, यदि कोई भी प्रॉपर तरीका से आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग या सीएपीएफ की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीका से कोई यदि कर ले जा रहा है, यदि, तो वो फिर कोई भी जॉब वो प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद आपको साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जा रही है, तो आप इसको पॉजिटिव में वे में भी ले सकते हो कि आपके, आप समझ सकते हो कि 23 ईयर्स के बाद हम क्या करेंगे। तो उन लोगों से आप इलाहाबाद जैसे शहरों में, प्रयागराज जैसे शहरों में, पटना जैसे शहरों में जाओ, 30 ईयर्स 35 ईयर्स के यूथ जो ऑब्वियसली उस अनुसार देखो 35 ईयर्स के एज में वो तैयारी कर रहे हैं, और उनके पास घर वाले 2,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000 रुपया देते हैं। तो आप एटलीस्ट, और जो भी मैं समझता हूं कि ट्रेनिंग को 1 ईयर ये या 4 ईयर्स को डिफेंस फोर्सेस में जॉब कर लिया और वो ग्रेजुएशन भी साथ में कर लिया, तो वो कोई भी सिंपल जॉब प्राप्त कर सकता है। इसकी मैं सीरियस यदि है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके, लेकिन हाँ, अब वो उसके बाद आप सीरियस नहीं होगे तो दिक्कत है। नेक्स्ट आपका, तो इसमें आपको वो ढंग से करना है कि जो भी आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो उनका जो मेंटेलिटी, क्योंकि आप कंट्री को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, तो इस, तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया, आप उसमें डायमेंशन और एक्सप्लोर करोगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 18 है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक इज गुड स्टेप टू मेक इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोर इंक्लूसिव। तो जो आपका शिक्षा प्रणाली जो है, भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, उसको और अधिक समावेशी बनाने के लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक
एक अच्छा कदम है। आप देखोगे कि जो न्यू एजुकेशन एनईपी आपका 2020 है, उसमें ये एकेडमिक बैंक क्रिएट करने का, ये कि सपोज कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गया, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्थिति, उसकी घर की फैमिली की स्थिति थोड़ी खराब हो गई। अब वो चाहता है कि मैं पहले 2 इयर्स जॉब कर लूं, उस 2 इयर्स जॉब करने के बाद ठीक ठाक जब हो जाएगा तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब अदरवाइज क्या है कि एक स्टूडेंट 2 इयर्स किया या 1 ईयर किया, 1.5 ईयर किया, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर से उसको यदि करना चाहे तो नए सिरे से, एटलीस्ट ऐसे रहेगा कि हाँ मिनिमम आपने ये किया हुआ है, वो एक्स्ट्रा आप कर ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये आपका इसमें एकेडमिक, ये तो इसमें क्या है, इजी एंट्री बैरियर और इजी एग्जिट बैरियर, ठीक है ना। तो कोई भी ये मोर इंक्लूसिव करने में ये फायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 19, इन इंडिंग पैट्रियार्कल माइंडसेट वुमेन हैव टू प्ले ग्रेटर रोल। अब पैट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब ये जो है, हाँ सिर्फ वो मेल ही नहीं आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मेल के कारण ही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फीमेल भी बहुत सारे जो है पेट्रियार्कल माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, हर जो मदर इन लॉ है कभी डॉटर इन लॉ हुआ करती थी। तो यदि कोई, आप यदि डॉटर इन लॉ थे और आप सोच रहे थे कि मदर इन लॉ आपके टॉर्चर आपको कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो जब आप मदर इन लॉ बनते हो तो आप अपनी डॉटर इन लॉ को उस ढंग से समझो। या सेम, कोई किसी की डॉटर इन लॉ है, यदि आप सिमल्टेनियसली किसी की डॉटर हो, किसी की सिस्टर हो, तो जिस ढंग से आप, तो दोनों तरफ से ये चीजों को आपको देखने और समझने की जरूरत है। पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है ये एक लंबे समय से चलता आ रहा है और इसको समाप्त करना चैलेंजिंग काम है। लेकिन विमेन को आगे आना होगा, क्योंकि आप सफरिंग है, सेक्शन है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो आपको अधिक अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, शो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सिर्फ पूरा ब्लेम डाल दोगे, ब्लेम नहीं डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन की ब्लेम उनको करना और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। यस, यू शुड डू दैट, और आपके कारण हो रहा है ये नहीं करना है वो। तो ये आपका 19 नंबर। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज मस्ट वाइल मॉडर्नाइजिंग आवर आर्म फोर्सेस। तो जो हमारे सशस्त्र बल का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अग्निवीर स्कीम जो एक तरह से आया, तो उसमें क्या है कि अग्निवीर स्कीम में प्रॉब्लम यही हो रहा है ना, अभी हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के पास की एक्सपेंडिचर तो हमारा एक अनुसार जो हमारा बजट है, जो हमारी इंडियन जो इकोनॉमी की स्थिति है, जो गवर्नमेंट का इनकम है, उसके अनुसार तो अच्छा खासा बहुत ज्यादा पैसे खर्च किया जा रहा है। लेकिन वो पैसे किस में खर्च हो रहे हैं, तो मेजोरिटी आपके जो हैं वो पेंशन में हो रहे हैं, सैलरी में जा रहे हैं। अब जस्ट सोचो कि कुछ आर्म फोर्सेस के ऑफिसर हैं, उनको पेंशन सपोज 1 लाख प्लस मिल रहा है। यहाँ कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको 30,000 आप दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो, फुल टाइम जो जॉब कर रहा है, और आप पेंशन बिल इनका है 1 लाख है, किसी का 1,50,000 भी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पास बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो जो पैसा आपके पास लिमिटेड है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस आपके पास स्कार्स है, और नेसेसिटी जो है बहुत ज्यादा, इन द सेंस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपके पास है नहीं वो उतनी चीजें। तो अब उसी रिसोर्सेस को हमें मैनेज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेस। तो वट एवर सैलरी पेंशन एक्सेट्रा में जा रहा है, तो दैट वी कैन यूज इन मॉडर्नाइजेशन, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम उसको अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो एक आपका जो सैलरी एंड पेंशन है, तो सैलरी एंड पेंशन वंस अ पर्सन इज रिक्रूटेड ऑन दैट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके बाद आप उसको रिड्यूस इन नॉर्मल नहीं कर सकते हो, वंस इंक्रीज देन इंक्रीज। If you are spending in day to day expenditure, then it will reduce the capital expenditure. And for modernization, capital expenditure in must, either you are doing indigenously R&D expenditure, or you are importing. For example, India. In India, almost all advanced technology except few we are importing. That's why government of India is making defense corridor and focusing more and more on R&D, and also making participation of private players, so that the modernization can be done with ease.
हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें तकनीकी प्रगति जरूरी है। इनफैक्ट देखोगे बहुत सारे कंट्री हैं अब अपने फोर्सेस को नहीं बढ़ा रहे हैं। इवन चाइना देखो, चाइना का जो आर्मी है वो लार्जेस्ट है। तो अभी आज की डेट में वो मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी को अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये हमने इधर 20 टॉपिक्स इधर ऐसे कर लिए। 20 फिर हम आर्गुमेंट के हो जाएंगे। 20 फिर आपके इधर ये, और उसके पहले मैंने दो दो टॉपिक कर करके दिए थे, तो ऑलमोस्ट 100 हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसा रहेगा, दो चार रहेगा तो मैं और शामिल कर दूंगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप लिखो, आप अपना प्रॉपर तरीका से चेक कराओ, फीडबैक लो। ओके। सो जो भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं। इधर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।